मुझे लगता है कि तुम ये सुनने के इतने आदी हो गए होगे कि शक्कर तुम्हारे शरीर का ईंधन है ना? और कि बिना ग्लूकोज के तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। तो देखो, ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि असल में तुम्हें सिर्फ आधी कहानी ही बताई गई है और जो आधा हिस्सा बचा है वही असल में सबसे अहम है। यही वो हिस्सा है जो तुम्हें थकान से मार रहा है और भी समस्याएं पैदा कर रहा है। शक्कर ईंधन नहीं है। असल में शक्कर तुम्हारी कोशिकाओं पर ठीक वैसे ही असर करती है जैसे किसी बैटरी में तेजाब करता है। अगर तुम हद से ज्यादा ले लो तो ये उन्हें जला देती है। तो ठीक है, अगर कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद तुम्हारा दिमाग शहद जैसा भारी हो जाता है, या अगर तुम्हें लगता है कि चाहे जितना भी पानी पी लो, तुम्हारी त्वचा फिर भी सूखी रहती है और तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा की कमी है। असल में तुम्हारी आंतरिक बैटरी पिघल रही है। वास्तव में इस वीडियो में हम बायोफिजिक्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे डॉक्टर ने कभी तुम्हें नहीं समझाई होगी। और हम देखेंगे कि कैसे शक्कर तुम्हारी जिंदगी के क्रिस्टल को घोल देती है। और सबसे बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह जानेंगे कि उस क्रिस्टल यानी तुम्हारे आंतरिक माध्यम को फिर से चमकाने के लिए उस पर हाईटेक सुरक्षा कवच कैसे लगाया जाए, बिना इस डर के कि तुम्हारे फ्यूज उड़ जाएं। तो आइए, आज हम विस्तार से देखते हैं कोशिकाओं के इस अद्भुत सुरक्षा कवच की इंजीनियरिंग को। पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें 6 खाद्य परिवारों का मैन्युअल दिया था। तुमने सीखा कि कैसे अजवाइन से दलदल को साफ करना है, चिया से दरारों को सील करना है और अनार से मेटाबॉलिक पानी बनाना है, और भी कई तरह के फल या सब्जियों के साथ। और इसके साथ, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हारे पास मूल रूप से उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब इंजीनियरिंग की समस्या सामने आती है। दुनिया का सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होने का कोई फायदा नहीं अगर तुम ये होने दोगे कि कोई घोलक हार्डवेयर में घुस जाए और उसे बदल दे सूप में। शक्कर को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि हम हैं क्या। और इसके लिए शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है यह जानना कि हम क्या नहीं हैं। और हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं की थैलियां नहीं हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। हम तरल क्रिस्टल हैं। और इंजीनियरिंग में एक तरल क्रिस्टल मूल रूप से पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें ठोस की व्यवस्था और तरल की प्रवाहशीलता दोनों होती है। और यही ठीक वही है जो तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर संरचित जल H3O2 है। यह कोई डीला पानी नहीं है, बल्कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा पूरी तरह से संगठित एक जाल है। ये जाल तुम्हारी फाइबर ऑप्टिक है और यही वह है जो एक विद्युत संकेत को तुम्हारी आंख से तुम्हारे दिमाग तक मिलीसेकंड्स में पहुंचने देती है। अगर पानी व्यवस्थित है तो संकेत उड़ता है, और अगर पानी अव्यवस्थित है तो संकेत बस खो जाता है। तो ठीक है, यहीं पर शक्कर की भूमिका आती है। और यहीं पर अधिकांश पोषण विशेषज्ञ केवल सतह पर ही रुक जाते हैं। देखो, बायोफिजिक्स में हम पदार्थों को 2 वर्गों में बांटते हैं। एक तरफ होते हैं कॉस्मोट्रॉप्स या व्यवस्था बनाने वाले, और दूसरी तरफ होते हैं क्याउट्रॉप्स या अराजकता पैदा करने वाले। ग्लूकोज अणु में एक भौतिक विशेषता होती है जो इसे घातक बना देती है। ये हाइड्रोक्सिल समूहों से भरी होती है और ये समूह असली वैक्यूम क्लीनर की तरह होते हैं हाइड्रोजन के। और क्या होता है जब शक्कर तुम्हारे खून और कोशिकाओं में भर जाती है? तो होता यह है कि ग्लूकोज, जिसे पानी के प्रति तुम्हारी प्रोटीन या डीएनए से कहीं ज्यादा आकर्षण होता है, अव्यवस्था पैदा कर देती है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शक्कर हाइड्रोजन ब्रिज को चुराना शुरू कर देती है, जो तुम्हारे पानी को क्रिस्टल के रूप में संरचित रखती थी। क्योंकि इसे एक उदाहरण से समझो, यह कुछ वैसा ही है जैसा सर्दियों में होता है, जब सड़कों पर बर्फ होती है और हम बर्फ हटाने के लिए नमक डालते हैं। नमक बर्फ को गर्म नहीं करता,
नमक असल में करता यह है कि वह बर्फ की क्रिस्टलीय संरचना को भौतिक रूप से तोड़ देता है और उसे कुछ तापमानों पर तरल पानी में बदलने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे तापमानों पर भी जिन पर उसे ठोस ही रहना चाहिए था। तो ठीक यही काम चीनी आपके शरीर के इस विशेष संरचित पानी के साथ करती है और इसे पूरी तरह प्रभावित करती है। चीनी तुम्हारी कोशिकाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है, और जब तुम जरूरत से ज्यादा चीनी खाते हो तो तुम ऊर्जा नहीं पा रहे होते। असल में तुम एक ऐसा प्रक्रिया शुरू कर रहे होते हो जो तुम्हारे आधारभूत ढांचे को पिघला देता है, और यह जितना सुनने में कठोर लगता है उतना ही है। वह चीनी आपके शरीर के एक्सक्लूजन जोन के भीतर मौजूद लिक्विड क्रिस्टल की संरचना को और उसके जैसे अन्य तत्वों को बस ढा देती है। आपका व्यवस्थित जल ये फिर से अव्यवस्थित H2O बन जाता है, और ठीक उसी क्षण आपकी विद्युत चालकता गायब हो जाता है। देखिए, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम हमें बताता है कि ब्रह्मांड अव्यवस्था की ओर प्रवृत्त होता है, जिसे एंट्रोपी कहा जाता है, और जीवित रहना अनिवार्य रूप से एंट्रोपी के विरुद्ध लड़ना है, और स्वस्थ रहना आणविक व्यवस्था को बनाए रखना है। पता चला है कि चीनी आपके शरीर में भारी मात्रा में एंट्रोपी का संचार करती है। हाइड्रोजन बांड को तोड़कर चीनी पानी के अणुओं की यादृच्छिक गति को बढ़ा देती है, और आपको पता भी नहीं चलता। आपके साथ यह होता है कि आप उच्च गति संचार प्रणाली से आणविक श्वेत शोर में बदल जाते हैं, और यही कारण है कि आप थका हुआ महसूस करते हैं। यह केवल शुगर क्रैश के कारण नहीं है, हालांकि वह भी एक कारण है। असल में आपकी कोशिकाएं सूचना संचारित करने की क्षमता खो चुकी हैं। हार्डवेयर गीला और अव्यवस्थित हो जाता है, और आपका मस्तिष्क एक पोखर के माध्यम से सोचने की कोशिश करता है, गंदे पानी से, न कि तरल क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आप इस पिघलने की प्रक्रिया को नहीं रोकते तो नाशपाती में मौजूद सारा बोरॉन या मैच टी से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनों का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप बस एक बैटरी को चार्ज करने की कोशिश कर रहे होंगे जिसके आंतरिक खंड बस घुल चुके हैं। और यह समझने के लिए कि चीनी इतनी हानिकारक क्यों है, आपको सामग्री इंजीनियरिंग की एक अवधारणा को समझना होगा जिसे सहकारिता कहा जाता है। संरचित जल H3O2 में हाइड्रोजन बंध अलग थलग कड़ियां नहीं होते, वे एक समूह की तरह होते हैं, और जब एक बंध बनता है तो वह अपने पास वाले बंध को मजबूत करता है, और यही एक क्लस्टर की जाल बनाता है जो एक इकाई की तरह काम करती है। और यही वह चीज है जो आपकी कोशिकाओं के पानी को स्मृति और सामंजस्य प्रदान करती है। हालांकि देखो, ग्लूकोज अणु एक फेज डिस्टर्बर है, और इसमें इतने सारे हाइड्रोक्सिल समूह होने के कारण चीनी जो करती है वह मूल रूप से पानी का रूप धारण कर लेती है, लेकिन एक समस्या के साथ, उसे समूह में गाना नहीं आता। वह तुम्हारा नुकसान कर रही है, क्योंकि चीनी पानी के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और वह जो बनाती है उसे हम सॉल्वेशन स्फीयर कहते हैं। और तुम पूछोगे इसका परिणाम क्या है, तो यह समझना वास्तव में बहुत ही सरल और आसान है कि चीनी के प्रत्येक व्यक्तिगत अणु के चारों ओर पानी पूरी तरह से सहयोगी रहना छोड़ देता है, और वह पूरी तरह से स्वार्थी व्यवहार करने लगता है। चीनी हाइड्रोजन की ध्यान को अपने कब्जे में ले लेती है, और वह डोमिनो इफेक्ट को तोड़ देती है जो तुम्हारे जेल को बनाए रखता था, साइटोप्लाज्मा OH3O2। इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो तुम एक एकीकृत क्रिस्टलीय संरचना से अलग अलग कणों के सस्पेंशन में बदल रहे हो, और जब ऐसा होता है तो तुम अपनी अखंडता खो देते हो, द्रव की संरचनात्मक अखंडता। और यहीं हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जो एक सामान्य विज्ञान प्रसारक और एक मुख्य इंजीनियर के बीच अंतर करती है।
आइए विश्लेषण करें कि तुम्हारे शरीर में ऊर्जा कैसे चलती है और इसे समझना बहुत जरूरी है। यह प्रसरण डिफ्यूजन के जरिए धीरे धीरे नहीं चलती, बल्कि यह उस प्रक्रिया से चलती है जिसे ग्रोथस तंत्र कहा जाता है। एक पूरी तरह से संरचित पानी में H धनात्मक प्रोटॉन तैरते नहीं हैं। जो वे करते हैं वह यह है कि वे कूदते हैं। यह एक क्वांटम टनलिंग प्रभाव है जिसमें एक प्रोटॉन हाइड्रोजन नेटवर्क के एक छोर से प्रवेश करता है और लगभग तुरंत ही दूसरा प्रोटॉन दूसरे छोर से बाहर निकलता है। ताकि तुम इसे एक आसान उदाहरण से समझ सको, ये कुछ ऐसा है जैसे लोगों की एक कतार जो एक दूसरे को पानी की बाल्टी पास कर रही है। बाल्टी को पूरी दूरी तय करने की जरूरत नहीं है, वह बस एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है। तो फिर उस सुरंग में चीनी क्या करती है? चीनी तांबे के तार के बीच में एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। वह तोड़ देती है हाइड्रोजन पुलों के नेटवर्क को और अपनी खुद की सॉल्वेशन स्फीयर बनाती है। यानी चीनी दीवारें बनाती है जो प्रोटॉनों के कूदने को रोकती हैं। और इसी वजह से इसका सीधा नतीजा यह निकल कर आता है कि तुम्हारी जो प्रोटॉनिक कंडक्टिविटी है वह अचानक से बहुत ही तेजी के साथ सीधा नीचे गिर जाती है। और इसी वजह से जब तुम्हारे ग्लूकोज के स्तर बढ़ जाते हैं तो तुम्हारा सोचने का तरीका धीमा हो जाता है। यह केवल आपकी अपनी आंतरिक इच्छा शक्ति का मामला नहीं है। असल में बात यह है कि आपने अनजाने में ही अपने मस्तिष्क के न्यूरोनल सर्किट्स की विद्युत प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्पीडेंस को काफी बढ़ा दिया है। तुम असल में 5G सिग्नल को एक ऐसे पुराने केबल के जरिए भेजने की कोशिश कर रहे हो जिसे अभी हाल ही में चीनी लोगों ने बस पूरी तरह से बदल दिया है, प्लास्टिक में। अगर हम डॉक्टर जेराल्ड पोलाक को याद करें तो एक्सक्लूजन जॉन इजीड एक बैटरी है जो इंफ्रारेड लाइट से चार्ज होती है। लेकिन उस बैटरी के काम करने के लिए पानी को एक घनी षटकोणीय संरचना में होना चाहिए और चीनी, जैसा कि मैंने कहा, एक एजेंट है अव्यवस्था का, यानी जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं। उसकी मौजूदगी दरअसल तरल पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना H2O की मात्रा को काफी हद तक बढ़ा देती है और षटकोणीय पानी H3O2 की कुल मात्रा को पूरी तरह से घटा देती है। और जब एक्सक्लूजन जोन कम हो जाता है तो होता यह है कि चार्ज को अलग करने के लिए कम जगह बचती है और इसका मतलब है कि कम इजेड कम चार्ज। और भले ही यह विरोधाभासी लगे, जब लिक्विड क्रिस्टल टूटता है तो माध्यम और भी अधिक चिपचिपा और गाढ़ा हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे शराबत का सिद्धांत तुम्हारे खून और इंटरस्टिशियल द्रव पर लागू हो। साधारण शब्दों में कहें तो चिपचिपाहट बढ़ जाती है और तुम फाइबर ऑप्टिक, ये बस एक शीरे के दलदल में बदल गया है। जैसा कि तुम कल्पना कर सकते हो, उस दलदल के बीच से एक सिग्नल को ले जाने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है। यही वजह है कि मिठाई या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन के बाद तुम पूरी तरह थक जाते हो। ताकि तुम्हारा गिरजाघर सही चले, तुम्हारी 30 ट्रिलियन कोशिकाओं में से हर एक को एक कंडेंसर की तरह काम करना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, एक कंडेंसर मूल रूप से एक ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को संग्रहित करता है, सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज को एक इंसुलेटिंग सामग्री के माध्यम से अलग करता है। तुम्हारे शरीर में वह कंडेंसर सेल की झिल्ली है और वह सामग्री जो चार्ज को बनाए रखती है वह है संरचित पानी यानी H3O2। जब तुम स्वस्थ होते हो तो तुम्हारी कोशिका के अंदर की चार्ज बाहर की तुलना में बहुत अधिक नकारात्मक होती है, लेकिन यह अंतर, धन्यवाद, इसे ही हम विश्रामावस्था झिल्ली विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक एलीट एथलीट या ऊर्जावान व्यक्ति सामान्यतः -70 मिलीवोल्ट या यहां तक कि -90 मिलीवोल्ट के बीच काम करता है।
और वह वोल्टेज जीवन का उपउत्पाद नहीं है, वही वोल्टेज ही जीवन है। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में भी चर्चा की है, वही दबाव है। ये विद्युत शक्ति आवश्यक है ताकि पोषक तत्व अंदर आ सकें, अपशिष्ट बाहर जा सकें और आपका डीएनए सही ढंग से अभिव्यक्त हो सके। तो चलिए देखते हैं कि इसी मोड पर आकर एक बार फिर से चीनी का ये सबोटाज हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है। किसी संधारित्र कंडेंसर को चार्ज रखने के लिए उसे एक ऐसे इंसुलेटर की आवश्यकता होती है जिसमें एक विशिष्ट परमिटिविटी हो, विशिष्ट डाइलेक्ट्रिक। संरचित जल स्ट्रक्चर्ड वाटर में पहले से ही बहुत अधिक परमिटिविटी होती है। यह विद्युत क्षेत्र के लिए एक आदर्श आधार है। और यहां मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे कुछ क्षण रुककर 2-3 अवधारणाएं समझानी होंगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी संधारित्र कंडेंसर की शक्ति केवल उसकी प्लेटों के आकार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसमें मौजूद सामग्री की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। उनके बीच में वह सामग्री मूल रूप से डाइलेक्ट्रिक कहलाती है। और ताकि आप समझ सकें, डाइलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र का सहारा सपोर्ट करने वाला होता है। इसका मुख्य कार्य यह है कि यह चार्ज को, सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज एक दूसरे के आमने सामने बहुत अधिक वोल्टेज के साथ देख सकते हैं, लेकिन वे कभी भी एक दूसरे को छूते नहीं हैं। अगर वे छू लें तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाएगी। और यहीं पर डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी आती है। ये क्या है, आप पूछेंगे। ये माप है कि कोई सामग्री अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को कितनी अनुमति देती है कि वह स्थापित हो सके। जितनी अधिक डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है, उतनी ही अधिक क्षमता कंडेंसर की होती है कि वह एक ही स्थान में चार्ज को संग्रहित कर सके। संरचित जल यानी H3O2, जो नल के पानी H2O से अलग है, वह क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नल का पानी एक अव्यवस्थित और अराजक सूप है, जबकि H3O2 एक लिक्विड क्रिस्टल है। यानी ये एक सुपर इंसुलेटर है। और ऐसा इसकी षटकोणीय संरचना के कारण है। संरचित जल की डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब है कि यह विद्युत क्षेत्र के लिए उच्च निष्ठा वाला समर्थन प्रदान करता है। यही कारण है कि यह सेल झिल्ली को केवल कुछ नैनोमीटर की दूरी में -70 मिलीवोल्ट या उससे अधिक वोल्टेज सहन करने की अनुमति देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, और ताकि आप समझ सकें, यह एक परफेक्ट सपोर्ट है। लेकिन जब शक्कर दृश्य में आती है तो ये एक ऐसे घोलक की तरह काम करती है जो इसे कम कर देता है। धन्यवाद। उस परमिटिविटी को। पानी के कारण इंसुलेटर की संरचना अव्यवस्थित हो जाती है, जिससे वह दोषपूर्ण हो जाता है। इसकी परमिटिविटी भी काफी गिर जाती है और संचित चार्ज धीरे धीरे लीक होने लगता है। यह और भी बुरा है क्योंकि हाइड्रोजन बांड की जाली के बिना, जो चार्ज को अलग रखती है, सकारात्मक प्रोटॉन और नकारात्मक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलने लगते हैं। और इसका क्या मतलब है? शॉर्ट सर्किट। लेकिन यह कोई साधारण शॉर्ट सर्किट नहीं है हमें, बल्कि यह एक आणविक शॉर्ट सर्किट है। आपकी कोशिका की बैटरी दीवारों से चार्ज खोने लगती है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास ईंधन की कमी है, बल्कि टैंक में बस इलेक्ट्रिक छेद हो गए हैं और आपकी ऊर्जा जैविक कार्य के बजाय बेकार गर्मी के रूप में नष्ट हो रही है। जब शरीर में मौजूद शुगर आपके हाइड्रोजन नेटवर्क को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है, तो आपके शरीर का वोल्टेज काफी नीचे गिर जाता है। और ठीक इसी बिंदु पर हम उस आंतरिक क्षय के उस स्तर पर पहुंचते हैं जिसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में शायद ही कभी मापा या जांचा जाता है।
देखिए, -70 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट के बीच आप जैविक संप्रभुता की स्थिति में होते हैं, पूरी तरह से पुनरुत्पादन की अवस्था में, स्पष्ट सोच के साथ और अपने डीएनए की सक्रिय मरम्मत में लगे रहते हैं। -50 मिलीवोल्ट पर आप केवल जीवित रहने की स्थिति में होते हैं। आप क्रॉनिक थकान महसूस करने लगते हैं और शरीर बुनियादी कार्यों को प्राथमिकता देने लगता है और कई बार वह बस दिमाग की बत्ती बंद कर देता है, जिसे आप मानसिक धुंध के रूप में जानते हैं। और -20 मिलीवोल्ट पर आप अधिकतम अव्यवस्था की स्थिति में होते हैं और यही वह वोल्टेज है जो कैंसर कोशिकाओं और मृतप्राय ऊतकों में दर्ज किया गया है। -20 मिलीवोल्ट पर एक कोशिका मूल रूप से अपनी विद्युत दिशा खो देती है और उसे यह पता नहीं रहता कि वह क्या है या उसे क्या करना चाहिए। यह एक ऐसी कोशिका की तरह है जो जैव विद्युत भूलने की बीमारी में चली गई हो, और इस विद्युत नर्क में गिरावट का मुख्य दोषी लगातार ग्लूकोज का सेवन है, बिना किसी सुरक्षा कवच के जो इसे बनाए रखे, जिससे आपकी बैटरियां हमेशा डिस्चार्ज की स्थिति में रहती हैं। देखिए, वोल्टेज बनाए रखने के लिए कोशिका के पास एक मोटर होती है, सोडियम पोटेशियम पंप, और यह मोटर आपकी कुल एटीपी ऊर्जा का 25% खर्च करती है और इसका मुख्य कार्य सोडियम को बाहर निकालना और पोटेशियम को अंदर लाना है, ताकि यह ग्रेडियंट बना रहे। और यहां चीनी क्या करती है? चीनी न केवल पानी के क्रिस्टल को तोड़ती है, बल्कि यह माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के उत्पादन को भी रोकती है, क्योंकि यह अत्यधिक फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करती है। यह वही है जिसे हम विषैला धुआं कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और यह बहुत आसान है, बिना एटीपी ऊर्जा के पंप की मोटर रुक जाती है। इस पंपिंग मोटर के बिना सोडियम कोशिका के अंदर जमा होने लगता है, और जब अंदर सोडियम मौजूद होता है तो वोल्टेज और भी तेजी से नीचे गिरने लगता है। इंजीनियरिंग में इस तरह की जटिल स्थिति को ही कैस्केड फेल्योर कहते हैं। चीनी एटीपी विद्युत आपूर्ति को काट देती है और साथ ही H3O2 वायरिंग को भी नष्ट कर देती है। अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो मूल रूप से आप वही कर रहे हैं जैसे पिघले हुए तारों और बिना पेट्रोल के एक मोटर को स्टार्ट करने की कोशिश करना। इसकी सबसे गंभीर और साथ ही सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक मस्तिष्क में दिखाई देता है। मस्तिष्क वह अंग है जिसकी विद्युत मांग सबसे अधिक होती है और आपके विचार वोल्टेज के पैटर्न होते हैं। जब चीनी आपकी न्यूरॉन्स के लिक्विड क्रिस्टल को पिघला देती है तो सिग्नल अब उस प्रोटॉन टनल से नहीं गुजरता, जैसा कि मैंने पहले समझाया था। सिग्नल बस बिखर जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सिम्फनी को उस रेडियो पर सुनने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भारी इंटरफेरेंस है। सिम्फनी वहां है, लेकिन आप केवल स्टैटिक ही सुनते हैं, और वही स्टैटिक वही है जिसे आप सुस्ती के रूप में महसूस करते हैं। आपका दिमाग एक जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा खर्च कर रहा है, क्योंकि वह उस सिग्नल को साफ करने की कोशिश कर रहा है जिसे चीनी शारीरिक रूप से गंदा कर रही है। चीनी आपका संज्ञानात्मक बैंडविड्थ चुरा लेती है, और ताकि आपकी कैथेड्रल में पानी न भर जाए। धन्यवाद। और अपनी विद्युत संरचना को बनाए रखने के लिए मूल रूप से आपको लगातार पानी निकालने वाला एक मोटर चाहिए, और वह मोटर है सोडियम पोटेशियम पंप। यह निस्संदेह एक जटिल प्रोटीन है जो कोशिका झिल्ली को पार करता है, और इसका एकमात्र उद्देश्य एंट्रोपी से लड़ना है। और वह क्या है? वोल्टेज की लॉजिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको अन्य वीडियो में भी बताया है, यह सोडियम पोटेशियम मोटर जानबूझकर असमान विनिमय करती है।
यह 3 सोडियम आयन को बाहर निकालती है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले जाती है। चूंकि आप कोशिका के अंदर जितनी सकारात्मक आवेश बाहर निकालते हैं उससे कम अंदर लाते हैं, इसलिए अंदरूनी हिस्सा मूलतः और अधिक नकारात्मक हो जाता है। यह एक बहुत ही सरल गणितीय इंजीनियरिंग प्रक्रिया है। 3 में से 2 घटाएं तो शुद्ध 1 बचता है, और यह चक्र हर सेकंड हजारों बार दोहराया जाता है। और इस जबरन बनाए गए असंतुलन की वजह से आप उस ऊर्जा के कुशन को उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद। -70 मिलीवोल्ट का, यानी यह मोटर इतनी महत्वपूर्ण है कि यह आपके द्वारा उत्पादित कुल एटीपी ऊर्जा का लगभग 25% उपयोग करती है। और यह सब अभी हो रहा है जब आप यह वीडियो देख रहे हैं। और देखिए, अगर आप एक न्यूरॉन हैं तो यह खर्च बढ़कर 70% तक पहुंच जाता है। सोचिए, ये कितना महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर कई बार अन्य प्रणालियों को बंद करना पसंद करता है बजाय इसके कि इस मोटर को रुकने दे, क्योंकि अगर यह पंप रुक जाता है तो कोशिका अपने बाहरी वातावरण के बराबर हो जाती है, अपनी पहचान खो देती है और मर जाती है। और यहीं पर चीनी वजन की समस्या से आगे बढ़ जाती है। ये एक असली यांत्रिक तोड़फोड़ बन जाती है। ताकि आप इसे बेहतर समझ सकें, चीनी सोडियम पोटेशियम पंप पर ऊर्जा के 3 मोर्चों से हमला करती है। पहला है ग्लाइकेशन या यांत्रिक कैरामेलाइजेशन। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता पंप की प्रोटीन के साथ एक प्रक्रिया में प्रतिक्रिया करती है जिसे ग्लाइकेशन कहा जाता है। सोचिए कि यह ऐसा है जैसे अगर आप किसी सटीक मोटर के अंदर तरल कैरामेल डाल दें तो आपको क्या लगता है क्या होगा? उसकी पुर्जे चिपकने लगेंगे। यही ठीक वही है जो ग्लूकोज की अधिकता के साथ होता है। पंप अपनी लचीलापन खो देता है और अब आयनों का आदान प्रदान करने के लिए घूम नहीं सकता। मोटर केवल आणविक घर्षण के कारण धीमा हो जाता है। दूसरा पहलू जिस पर यह हमला करता है वह है मैग्नीशियम का बंधक बनना। असल में सोडियम पोटेशियम पंप केवल एक प्रोटीन नहीं है, यह एक एंजाइम है जिसे एक विशेष स्टार्ट की आवश्यकता होती है, और वह स्टार्ट मैग्नीशियम द्वारा होता है। मैग्नीशियम के बिना यह चालू नहीं होता और एटीपी बस अपनी ऊर्जा छोड़ ही नहीं सकता ताकि पंप को चला सके। असल में शुगर का मेटाबॉलिज्म मैग्नीशियम की भारी मात्रा में खपत करता है। हर ग्लूकोज अणु को प्रोसेस करने पर आप अपनी मैग्नीशियम की जमा पूंजी जला देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो आप खुद ही अपने शरीर में तोड़फोड़ को बढ़ावा दे रहे होते हैं। और इसका नतीजा क्या है कि आप अपने ही इंजन को बिना स्पार्क प्लग के छोड़ देते हैं। आपके पास एटीपी नामक पेट्रोल है, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए चिंगारी नहीं है, यानी मैग्नीशियम। और फिर तीसरा पहलू है धुआं, माइटोकॉन्ड्रियल। जैसा कि मैंने पहले बताया, शुगर को प्रोसेस करना मूल रूप से एक गंदी दहन प्रक्रिया है। यह मुक्त कण उत्पन्न करता है जो सीधे उस झिल्ली के लिपिड्स पर हमला करते हैं जिसमें पंप जुड़ा होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? बहुत सरल है। अगर इंजन का सहारा टूट जाए तो इंजन गिर जाता है, पंप अपना आधार खो देता है और प्रभावी रहना बंद कर देता है। और इसका परिणाम क्या है? तो मूल रूप से यह सोडियम को फिर से अंदर की ओर शुद्ध प्रसरण के जरिए प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब शुगर पंप को जाम कर देती है तो सोडियम जमा हो जाता है। आपकी कोशिका के अंदर और बायोफिजिक्स में जहां सोडियम जाता है वहां पानी भी जाता है। यानी कोशिका पानी को अंदर खींचना शुरू कर देती है ताकि उस आंतरिक सोडियम को पतला कर सके और गुब्बारे की तरह फूल जाती है।
एक फूली हुई कोशिका में उसके ऑर्गेनेल्स अलग अलग हो जाते हैं, उसके हाइड्रोजन ब्रिज खिंच जाते हैं और उसका वोल्टेज जमीन पर आ जाता है। और आप पूछेंगे कोशिका के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? तो ये बहुत आसान है। ये मूल रूप से ऐसे हैं जैसे आपकी कोशिका के अंग हों। अगर आपके और मेरे शरीर में फेफड़े, दिल और गुर्दे हैं, तो आपकी और मेरी हर कोशिका में उसके अपने घटक होते हैं ताकि वह सारा कठिन काम कर सके। कोशिका को ऐसे सोचिए जैसे वह एक उच्च प्रेसिजन वाली फैक्ट्री हो। तो ये ऑर्गेनेल्स असल में किसी असेंबली लाइन की अलग अलग व्यक्तिगत मशीनों की तरह काम करते हैं, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने वाला मुख्य बॉयलर है, न्यूक्लियस पूरे प्लांट का मुख्य ऑफिस है और डीएनए और राइबोसोम्स आधुनिक 3D प्रिंटर की तरह होते हैं। इसके साथ ही साइटोप्लाज्म, या जिसे हम संरचित जल कहते हैं, वह मूल रूप से इस पूरी फैक्ट्री की जमीन है जहां ये सारी मशीनें मजबूती से जड़ी होती हैं। जब मैं कहता हूं कि ऑर्गेनेल्स अलग हो जाते हैं और कोशिका गुब्बारे की तरह फूल जाती है, तो ये एक लॉजिस्टिक आपदा है और ये 3 चरणों में होने वाली एक लॉजिस्टिक आपदा है। पहला कारण यह है कि संचार में बाधा आ जाती है। जब कोशिका सोडियम के कारण पानी खींचकर फूल जाती है, तो मशीनें बस एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आंतरिक लॉजिस्टिक्स पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरा ये है कि पुलों का खिंचाव होता है और जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, ये बहुत आसान है, जैसे जैसे घटकों के बीच की दूरी बढ़ती है, हाइड्रोजन के पुल खींचते हैं और इतने खींचते हैं कि टूट जाते हैं। यानी अब विद्युत संकेत के पास कोई छोटा और सीधा रास्ता नहीं है, अब उसे पानी के एक महासागर से होकर गुजरना पड़ता है जो ऊपर से अव्यवस्थित भी है। और तीसरा जो एक परिणाम है, वह है दक्षता में गिरावट आना। ये ऐसा है जैसे किसी असेंबली लाइन में कल्पना करो कि तुम्हें एक मशीन से दूसरी मशीन तक एक पेंच ले जाने के लिए 50 मीटर दौड़ना पड़े। ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, उत्पादन रुक जाता है और अंत में मशीनें बंद हो जाती हैं। इस बिंदु पर तुम्हारे पास एक निष्क्रिय फैक्ट्री है जो पानी में डूबी हुई है और विद्युत पतन के कगार पर है। लेकिन जरा रुकिए, देखो, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही असल में है जो तुम्हें सच में चिंता करनी चाहिए। चीनी की यह तोड़फोड़ यहीं नहीं रुकती। तुम्हारी कोशिकाओं के अंदर, और मुझे पता है कि जो कुछ मैंने अभी बताया वह तुम्हारी जैविक संरचना के लिए किसी हॉरर फिल्म जैसा लग सकता है। हमने देखा है कि कैसे चीनी वह मूक हत्यारा पेट्रोल नहीं है, बल्कि असल में एक घोलक है जो बुनियादी रूप से सब कुछ घोल देता है। ये तुम्हारे क्रिस्टल लिक्विड को घोल देता है और तुम्हारी फाइबर ऑप्टिक को शीरे के दलदल में बदल देता है। हमने यह भी देखा है कि यह कैसे तुम्हारी कोशिकाओं में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे तुम्हारा वोल्टेज संप्रभुता के स्तर से गिरकर केवल जीवित रहने के स्तर तक आ जाता है। और हमने यह भी देखा है कि यह कैसे तुम्हारी सोडियम पोटेशियम पंप के इंजन को जाम कर देता है और तुम्हें ऊर्जा से वंचित कर देता है और कोशिकाएं गुब्बारों की तरह फूल जाती हैं, मानो फटने ही वाली हों। तो अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तो यह स्वाभाविक है कि तुम सोचो या मुझसे यह पूछो, मैं जोस मारिया, क्या मैं अभी भी अपनी संरचना को बचा सकता हूं या मेरे केबल्स अब पूरी तरह से जल चुके हैं? और यही मैं तुम्हारे साथ बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं और थोड़ा तनाव कम करना चाहता हूं। देखो, तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर सबसे अद्भुत और लचीली इंजीनियरिंग का नमूना है जो अस्तित्व में है। यह एक असली आत्म प्रोग्राम करने वाला जीव है और तुम्हें इसे इसी तरह देखना और समझना चाहिए। और मैं तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहा हूं कि तुम डर जाओ, बल्कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम काल्पनिक डर से लड़ना छोड़ दो
और आखिरकार समझ सको कि तुम थके हुए क्यों महसूस करते हो। तुम्हारी थकान आलस्य नहीं है और न ही ये इच्छा शक्ति की कमी है, ये तो शुद्ध और सीधी भौतिकी है। और अच्छी खबर यह है कि जैसे एक इंजीनियर इंजन को साफ कर सकता है और एक केबल को फिर से कवर कर सकता है, वैसे ही तुम भी अपनी सुरक्षा को फिर से बना सकते हो। असल में तुम्हारी यह कैथेड्रल शरीर इतनी पुनर्जीवित होने की क्षमता रखती है कि अगर तुम उसे सही सामग्री दो तो यह तुम्हें हैरान कर देगी। लेकिन तुम्हें पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों को देने से पहले हमें चीनी द्वारा बिछाए गए इस अंतिम जाल को विस्तार से समझना होगा। क्योंकि चीनी की यह तोड़फोड़ सिर्फ कोशिका के अंदर ही नहीं रुकती। एक और ऊंचा स्तर का अराजकता है जो तुम्हारे पूरे जैविक शरीर का पानी छीन लेने का फैसला करता है। अगले वीडियो में हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। इसे कॉस्मेटिक तानाशाही कहा जाता है। मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो सकता है कि तुम बाहर से फूला हुआ, भारी और पानी जमा होने जैसा महसूस करते हो, जबकि तुम्हारी कोशिकाएं अंदर से सचमुच प्यास से मर रही होती है। यह हमारे शरीर में आधुनिक निर्जलीकरण की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन देखो, वह नहीं होगा। अगले वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अब आक्रामक रुख अपनाएंगे। मैं आपको इन महत्वपूर्ण डाइलेक्ट्रिक कवच के इस सभी जरूरी नक्शे प्रदान करूंगा। हम विस्तार से सीखेंगे कि उच्च गुणवत्ता वाली स्वस्थ वसाओं का उपयोग कैसे करें, ताकि आप अपनी झिल्लियों में एक असली और मजबूत अभेद्य बंकर बना सकें। हम ऐसा करेंगे कि अगली बार जब शक्कर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे एक असली इंजीनियरिंग की दीवार का सामना करना पड़े जिसे वह तोड़ न सके। दूसरा भाग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि वहीं से हम उस तबाही का विश्लेषण करना छोड़ देंगे जिसे जानना और समझना जरूरी है, और सच में तुम्हारी संप्रभुता वापस पाना शुरू करेंगे। शक्कर के संदर्भ में जैविक संप्रभुता। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि हम मिलकर उस कवच को खड़ा कर सकें। और अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया है और तुम्हें लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करोगे, क्योंकि इस तरह तुम मुझे ज्ञान फैलाने में मदद करते हो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ूंगा।